चलिए शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चे के पीछे एक वो व्यक्ति जिनको माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो इस पूरे आंदोलन की ताकत हैं, एक बड़े चेहरे हैं, एक बड़े रणनीतिकार हैं, योगेंद्र यादव। उसी संगठन से 1 महीने के लिए आज कल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। योगेंद्र यादव का गुनाह सिर्फ इतना है कि लखीमपुर हिंसा के बाद जो किसान मारे गए, जो पत्रकार मारे गए, वहां पर जब वो गए उनके परिवारों से मिलने, उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर भी अपनी सांत्वना देने के लिए योगेंद्र यादव पहुंचे। इसके बाद योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट भी किया और मृतक शुभम के परिवार से जो बातचीत हुई थी उसे लेकर उन्होंने कुछ बातें कही। अब इस एक्शन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर एक और किसान नेता राकेश टिकैत ने टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत में कहा कि जो फैसला हुआ वो किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं था, ये संगठन का फैसला था। इस मुद्दे पर कई तरह के सवाल संयुक्त किसान मोर्चा से पूछे जा रहे हैं। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको सुना देता हूं कि राकेश टिकैत ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। बाहर नहीं गया गया, निलंबन तो हुआ 1 महीने का। अरे 1 महीने में करा होगा वो कोई कमेटी ने, वे भी वहीं होंगे, सबकी सहमति से कोई चीज़ हुई होगी। लेकिन जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है, जहां पर सबको अपनी बात कहने का, अगर योगेंद्र यादव किसी मारे हुए व्यक्ति के यहाँ जाते हैं तो आपको लगता है कि वो निलंबन सही है? अब पता नहीं, जो भी फैसला हो होगा पूरा कमेटी ने करा होगा, कुछ बयान पर शायद उनका होगा, जाने से नहीं होगा। तो आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा कि एक्शन पर रिएक्शन वाला बयान है वो उस पर हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा, पूरी जो कमेटी है इसको जो देखती है। फिर भी आप इसको सही मानते हैं कि हम नहीं, योगेंद्र यादव जी तो स्ट्रीम हमारा सही और गलत का हमारा नहीं है, जो भी कमेटी ने करा होगा, हम तो कमेटी हैं सब एक किस्म से। व्यक्तिगत या इंडिविजुअल, जब कोई कमेटी समूह वो होता है ज्वाइंट, तो उसमें इंडिविजुअल चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो मिलना जाना आपकी नज़र में क्या था कि अगर कोई कहा कि मिलने पे नहीं है, शायद कोई बयान होगा तो उस पर कोई शब्दों का वो रहा होगा। अच्छा, हाँ, ज्ञानी आदमी है योगेंद्र भी, भाई भुरभुरा स्वभाव है उनका भी। हाँ, लिबरल है, बहुत लिबरल। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा वो डीरेल हो गए? वो हो गया होगा कोई बात, क्योंकि सबका तालमेल है, कोई नरम दल का है, कोई गरम दल के हैं, कोई उसके हैं, तो सब लोगों को एक तालमेल है। और कोई निलंबन वो नहीं करा, 1 महीने के लिए उनको रोका गया है कि आप कमेटी में उस पर नहीं आओगे, ये हो जाएगा। आज 1 महीना तो होगा, आज हम लोग उनसे बात नहीं किए तो कहे इसमें 1 महीना तो होगा, 1 महीने में 18 तो छुट्टी है। आप लोग की भी छुट्टी होती है? सब अच्छा छुट्टी है, अब सबकी छुट्टी है तो 18 तो छुट्टी। तो आपने राकेश टिकैत को सुना, वो कह रहे थे कि विजिट के ऊपर जो वहां पर गए थे, वो अपनी सांत्वना देने गए थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के घर पर, उसकी वजह से निलंबन नहीं हुआ है, उनके बयान पर हुआ है। किस बयान पे हुआ है, क्यों हुआ है? योगेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे लाइव उन्हीं के पास चलते हैं। योगेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कई सारे लोगों को जिस दिन आप गए थे और उसके बाद आपने ट्वीट करा था और उसके बाद एक आपने चिट्ठी भी लिखी थी, मैं वो चिट्ठी जब मैंने पूरी पढ़ी थी तो शायद कई सारे लोगों को लग रहा था कि सबको ये बात हजम नहीं होगी। आपको भी ऐसा उस दिन लगा था क्या? वो चिट्ठी नहीं, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ट्वीट किया था। जैसा आपको पता है कि जब मैं वहां गया लखीमपुर खेरी, मुख्य उद्देश्य मेरा जाने का था वहां जो श्रद्धांजलि समारोह था, जो अंतिम अरदास थी हमारे 4 किसान शहीदों और एक शहीद पत्रकार के लिए, वहां गया था। और उनको श्रद्धांजलि देने के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे मन में आया कि उस बीजेपी कार्यकर्ता के घर भी जाके अफसोस तो करना चाहिए। मन में क्यों आया? क्योंकि मेरा संस्कार है। संस्कार इसलिए है कि कहीं गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, कृष्ण पटनायक, इस परंपरा से आया हूं जिसने मुझे कुछ सिखाया इसके बारे में। इसलिए भी कि मुझे लगता है कि ये हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। हमारी संस्कृति में देखिए, महाभारत में जब सूर्यास्त होता है उसके बाद क्या करते थे? एक दूसरे के घाव सहलाते थे, आके एक दूसरे को देखते थे। सिख धर्म में बहुत एक सुंदर कहानी है भाई कन्हैया की, जो कि दुश्मनों के जो घायल लोग थे उनको भी युद्ध के अंदर जाके पानी पिलाते थे। उनको पकड़ के लाया गया गुरु गोविंद सिंह के पास जी। और गुरु साहिबान ने कहा कि इसका मतलब है ये सच्चा सिख है, ये हमारी परंपरा है। तो मैं तो ये सोच के गया था और उसी के बारे में मैंने लिखा
और उसी के हिसाब से मैंने काम किया। लेकिन एक बड़े आंदोलन में तमाम विचार के लोग होते हैं। राकेश जी भी बोल रहे थे, गरम वाले भी होते हैं, नरम वाले भी होते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये कोई एक संगठन द्वारा चलाया आंदोलन नहीं है, तमाम विचार के लोग होते हैं। और जब संयुक्त किसान मोर्चा में बातचीत हुई, मैंने उनके सामने सारी बात रखी, लेकिन सभी साथियों की राय थी कि भाई नहीं करना चाहिए। तो पहली और बुनियादी बात यह है अंकित भाई कि जो भी इस सामूहिक निर्णय हुआ है, सामूहिक निर्णय जब होता है हमेशा आपके मन का नहीं हो सकता। ठीक है। सामूहिक निर्णय जो हुआ है वो सर माथे पे, मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूं, सर झुका के स्वीकार करता हूं। और अगले 1 महीना की जो सजा है इसको तो स्वीकार करता ही हूं। और इस आंदोलन में इस दौरान भी काम करूंगा, बाद में भी काम करूंगा, जो छुट्टी के दिन होंगे तब भी करूंगा, और जो छुट्टी के नहीं होंगे तब भी करूंगा। तो राकेश टिकैत जी के बारे में आप कह रहे थे, उन्होंने ये बात भी कही कि विजिट की वजह से आप जो वहां पे गए अपनी सांत्वना देने के लिए, उसकी वजह से सस्पेंड शायद नहीं किया गया, उनको बयान देने पे सस्पेंड किया गया। किस बयान पे? जो राकेश टिकैत का बयान था कि एक्शन का रिएक्शन है, उस बयान वो नहीं गले उतरा सबके, किस बयान के कारण आपको सस्पेंड किया गया? नहीं, वहां सबकी चर्चा थी। मेरे ख्याल में ये तो कोई दूसरे साथी बेहतर बता पाएंगे कि किस वजह से किया गया। क्योंकि ये जो एक्शन रिएक्शन वाली बात थी, ये तो मैंने तब थोड़ी कही थी, ये तो मैंने उससे पहले कही थी। ये जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लखीमपुर खीरी वाली घटना पे, उसमें राकेश जी ने एक्शन रिएक्शन की बात कही थी, और मैंने तुरंत उसका स्पष्टीकरण करते हुए एक दूसरी बात रखी थी, जो उनकी बात को एक तरह से सप्लीमेंट करती थी। क्योंकि मुझे लगा कि एक पत्रकार के प्रश्न के उत्तर में राकेश जी ने जो बात कही है उसको गलत समझा जा सकता है, इसलिए मैंने उसको पूरा करते हुए बात कही। तो वो अगर बात पे एक्शन होता तो बहुत पहले हो चुका होता, वो बात शायद नहीं थी। मगर कुल मिला के हमारे साथियों को लगा कि वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा देखिए, मेरा तो अपना एक सिद्धांत भी है और एक समझ भी है। सिद्धांत वाली बात तो मैंने बता दी। मेरी समझ ये रही है कि कोई भी आंदोलन जब इस तरह के मानवीय संवेदना से जुड़ने का काम करता है तो आंदोलन कमजोर नहीं होता। पहले नजर में लगता है कि कमजोर हो जाएगा, लेकिन दीर्घ काल में इससे आंदोलन मजबूत होता है। जी, ये बात हमारे साथियों को सही नहीं लगी। योगेश जी, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये जब से आंदोलन शुरू हुआ है, आपने भी ये बात कई बार दोहराई, जो आपके साथी हैं उन्होंने भी ये बात कई बार दोहराई कि ये एक गांधी के रास्ते पे चलने वाला आंदोलन है, शांतिप्रिय आंदोलन है। हम सरकार की जो नीतियां हैं उसकी खिलाफत कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। जो ये घटना हुई और जिस तरीके से फिर आपको सस्पेंड अब जो करा गया, क्योंकि आप वहां पर गए थे, एक बार बार सवाल उठ रहा है कि देखिए, इंटॉलरेंस की जो बात होती है वो तो आपके आंदोलन में भी दिखाई पड़ रही है। अंकित, शांतिपूर्ण होना और गांधी के रास्ते पे चलना दो अलग बातें हैं। ये आंदोलन शांतिपूर्ण है, रहा है, वो हमारा एक सिद्धांत है। लेकिन गांधी जी की अहिंसा और गांधी जी की विश्वास मानने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, अलग अलग विचार के लोग हैं। तो ये जो मैंने किया वहां लखीमपुर में जाके उस बीजेपी के कार्यकर्ता के घर जाके शोक व्यक्त करना, इससे कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग नहीं है, क्योंकि उनकी विचारधारा ये नहीं है। और मैंने खुद ये कहा, कल सबसे बात करके मुझे भी महसूस हुआ कि नहीं भाई, मैं गया भले ही व्यक्तिगत तरीके से था, गया जय किसान आंदोलन के साथियों के साथ था, संयुक्त किसान मोर्चा का नाम नहीं मैंने दिया, लेकिन शायद दूसरे साथियों से बात करना बेहतर रहता, क्योंकि मेरा अपना सिद्धांत और समझ अपनी जगह है। लेकिन एक बड़े आंदोलन में बाकियों की समझ भी होती है, बाकियों के सिद्धांत भी होते हैं, और आपको सबको साथ लेके चलना है। इस मायने में मुझे खुद महसूस हुआ कि मुझे उनको साथ में राय लेनी चाहिए थी, उसका मैंने खेद व्यक्त किया, और इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। और असली बात अंकित ये है कि देखिए, सिर्फ इस आंदोलन की बात नहीं है। मैं समझता हूं हमारे पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में कुछ बारीक और नफीस चीजों की जगह खत्म होती जा रही है। जब आप ऐसा कुछ कर देते हैं, यहाँ नहीं, आप किसी भी आंदोलन में कर दीजिए, किसी भी पार्टी में कर दीजिए, तुरंत सस्पिशन होंगे, अरे कोई खेल है, ये क्यों किया, जरूर कुछ सेटिंग है, जरूर कुछ वो है। तो ऐसे संदेह साथियों के मन में आते हैं, और मुझे विश्वास है कि मेरे सस्पेंशन के बहाने ही सही इस पर कोई एक सार्थक बहस शुरू होगी। और मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल मैं अपने साथियों को इस किसान आंदोलन में भी और दूसरे जन आंदोलन में भी अपने साथियों को ये बात समझा। जैसे आपने कहा योगेंद्र जी की कुछ सवाल आते हैं, तो क्या ये माना जाए कि किसान आंदोलन में थोड़ा
इतना लंबा समय हो गया है, कई बार ऐसा हुआ कि आपने बड़े कुछ चीज़ों पे बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, तो क्या कहीं अविश्वास पैदा हो रहा है? क्योंकि लोग इसको ना, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कई जगह पे इसको कह रहे हैं, देखिए फूट पड़ रही है, ये लोग अलग अलग हो रहे हैं। अंकित, देखिए सच्ची बात यह है कि इस आंदोलन के पहले दिन से काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, हाथ मसल रहे हैं कि भाई कहीं से इस आंदोलन में फूट पड़े। और मैं उनको एक बार फिर निराश करूंगा, यह आंदोलन फूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व दरअसल आम किसान के हाथ में है। वो किसान इसको फूटने नहीं देगा। तो ये आंदोलन, इसीलिए हमने कहा जरूर सस्पेंशन हुआ है, में मतभेद होंगे, रहते हैं, बड़े आंदोलन में हमेशा होते हैं, और बहुत बड़े बड़े आंदोलनों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, और मैं अपने सस्पेंशन को उन्हीं छोटी घटनाओं में से मांगता हूं। जी, आंदोलन बड़ा है, व्यक्ति छोटा है। कोई योगेंद्र यादव महत्वपूर्ण नहीं है, यह आंदोलन महत्वपूर्ण है। वो आंदोलन ऊपर रहेगा और इन चीजों से फूटने वाला नहीं है ये। मैं इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि क्योंकि निहंग वाला जो अभी इंसिडेंट हुआ, वो जो बर्बरता वहां पर देखी गई, उस पर आपने एक बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया था। तो कहा जा रहा है कि जो अभी तक इतने महीनों से निहंग इस आंदोलन का हिस्सा थे, और एक इंसिडेंट होने के बाद सडनली संयुक्त किसान मोर्चा ने आके आपके कहने पर, या आपके जिस तरीके से आपने आके इसके ऊपर स्टैंड लिया, उनको बिल्कुल कहा कि हमारे आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, उनको कहीं पैसिफाई करने के लिए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है, क्योंकि वो लोग अपनी अलग पंचायत बुलाकर अलग जाना चाहते हैं। ये पता नहीं किसने थ्योरी चलाई है अंकित भाई। हर थ्योरी को फैक्ट्स के ऊपर चेक कर लेना चाहिए। पहला तो फैक्ट ये है कि निहंगों का ये जत्था या कि कोई भी दूसरा जत्था हमारे किसान आंदोलन का हिस्सा कभी भी नहीं रहा। हमारी एक भी मीटिंग में नहीं आए वो, हमारी किसान संसद में नहीं थे वो लोग, वो कभी नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस प्रशासन के साथ चर्चा में कई बार हमने पुलिस प्रशासन को भी कहा कि भाई हमारा उन पे बस नहीं है, हमारे से उनका कोई संबंध नहीं है। नंबर 3, इसके बारे में सिर्फ मेरे कहने से नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने एकदम कहा और बिल्कुल आज भी कहता हूं, ये हत्या नहीं, ये बिल्कुल बर्बर किस्म की हत्या है। और जिस तरह से इसका फिर प्रचार प्रसार वीडियो बना के कर रहे हैं, ये तो मतलब शर्म की बात है। लेकिन मैंने सिर्फ नहीं कहा, मोर्चा के तमाम दूसरे साथियों ने कहा। पहले दिन मोर्चा ने इससे अलग किया अपने आप को, और कल जिस मीटिंग में मुझे सस्पेंड करने का फैसला हुआ जी, उसी मीटिंग में ये फैसला भी हुआ कि सिंघू मोर्चा या किसी भी बॉर्डर पर उस निहंग समूह जिसने हत्या की है, उन जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। ये सर्वसम्मति से कल फैसला हुआ है। तो ये जो थ्योरी आप बना रहे हैं, ये थ्योरी सही नहीं है। हर आंदोलन में अलग अलग ओपिनियन जरूर होते हैं, ठीक है, होने, लेकिन ये मानना कि उसके कारण हुआ, कम से कम मुझे महसूस नहीं हुआ ऐसा। ये क्योंकि बात थी, मैं चाहता था कि आप इस पे अपना कम से कम बात जरूर रखें। योगेंद्र जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि इस तरह के अब कुछ इंसिडेंट जरूर हुए हैं। देखिए, अब तक कई महीनों से लोग ये भी बात कर रहे हैं, चाहे वो उस समूह से आपका कोई मतलब हो ना हो, लेकिन वो किसानों का जो आंदोलन है उसके आसपास ही बैठे हुए थे, स्टेज के आसपास ही बैठे हुए थे, वहां पर लोग थे, तो संख्या बल में वो लोग कम से कम अभी तक उनकी गिनती हो रही थी, अगर आप एक पूरे तौर पर उसको देखें। एक वो घटना हुई, उसके बाद एक अभी घटना हुई। क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरह की घटनाओं से आंदोलन पे भी असर पड़ता है? लोग इस आंदोलन को भी सस्पिशन की नजर से देखते हैं। जब इस तरह की हत्या होती है और उसे पूरे देश के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो कि किया ही जाएगा जब इस तरह की वीडियो बनाई जाएगी हत्या के बाद, तो जाहिर है लोगों के मन में निराशा होती है, जाहिर है लोगों के मन में गुस्सा होता है, और जाहिर है इससे आंदोलन को धक्का पहुंचता है, इसमें तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद जब ये पता लगता है कि ये जो निहंग समूह जिसने हत्या करवाई है, खुद श्रेय लिया है, इनके श्रेय लेने वालों के जो चीफ हैं अमन सिंह, अमना जी, उनकी तस्वीर किनके साथ आती है अंकित, आप बताइए? उनकी तस्वीर आती है नरेंद्र तोमर के साथ। जैसे 26 जनवरी की घटना के बाद दीप सिद्धू की तस्वीर किसके साथ आती है? अमित शाह के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। तो भाई, अगर ये इतने ही खतरनाक अपराधी लोग हैं जो कि इन्होंने किया, तो नरेंद्र तोमर उनको सिरोपा क्यों पहना रहे हैं? नरेंद्र तोमर उनके साथ तस्वीर क्यों खिंचवा रहे हैं? उनके साथ क्या मीटिंग कर रहे हैं? जब किसानों ने ये सब देख लिया, देश ने भी देखा होगा, और मुझे विश्वास है कि आपका चैनल भी इस तरह के सच को जरूर दिखाएगा, क्योंकि सच पूरा दिखाना चाहिए। ओपिनियन आपका जो भी हो, तथ्य रखने चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है तथ्य बताया जाना चाहिए देश को कि जिन लोगों ने, जिन
जिस निहंग समूह ने उस व्यक्ति की बर्बर हत्या का श्रेय लिया है, उसके मुखिया नरेंद्र तोमर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। 2 महीने पहले की बात है। उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग हो रही है, बिल्कुल। एक और मंत्री के साथ ब्रेकफास्ट हो रहा है। जब वो देख लेता है देश, तो फिर देश को पूरा सच समझने आ लगता है। बिल्कुल, वो फोटो खिंचवाई, हमने वो भी दिखाया। वो वहां पर इतने महीनों से संख्या बल बढ़ा रहे हैं किसान आंदोलन का, हमने वो भी दिखाया। बाकी फैसला देश की जनता को अपनी सूझ समझ से करना पड़ेगा। योगेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं सूर्य प्रताप सिंह साहब, एक्टिविस्ट हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के लिए ये उल्टी गिनती है योगेंद्र यादव को बाहर भेजना। अरे ना ना ना, सूर्य प्रताप जी बहुत समझदार आदमी हैं और बहुत सहृदय व्यक्ति हैं। मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। एक तो योगेंद्र यादव को इतना बड़ा आदमी नहीं है, उतना महत्वपूर्ण ना समझिए। ये तो आंदोलन बड़ा है, व्यक्ति सब छोटे होते हैं। और दूसरा कि मैं समझता हूँ कि ऐसी किसी घटना से, जैसा मैंने आपको कहा, मेरा ऐसा विश्वास है, भरोसा है कि मेरे सस्पेंशन के बहाने ही सही, कम से कम अगर आंदोलन में इन सवालों पे कुछ चर्चा शुरू हो, एक सार्थक संवाद शुरू हो, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हम भूल जाते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी और टैगोर जो एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, आप पढ़िए कभी उसे, इतनी तीखी आलोचना एक दूसरे की करते थे आंदोलन के बीच, और साथ में पूरा व्यक्तिगत सम्मान भी एक दूसरे के लिए, गुरु और वो सब एक दूसरे को बापू और गुरु भी कहते थे। तो वैसी कुछ परंपरा यदि हम आंदोलनों में कर सकें तो वो अच्छा होगा। कोई बारीक बात समझने में भी समय लगता है, समझाने में भी समय लगता है, और कभी-कभी उसके कारण सजा भुगतनी पड़ जाती है, वो ठीक है। मैं आपको अंत में एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब भी किसानों की बात होती है, हम अन्नदाता बोलते हैं उनको। ये मूवमेंट है, उसको काफी लोगों का बड़ा समर्थन भी रहा है। इतनी मुश्किलों में 1 साल से किसान लगातार बैठे हुए हैं। जब इस तरह की लाइन किसान भी खींचना शुरू कर देंगे कि वो दुश्मन है और आप उसके घर क्यों गए, इस तरह की जब भावना बाहर आएगी, एक व्यक्ति मारा गया, मैं आपका वही आर्टिकल पढ़ रहा था, एक व्यक्ति मारा गया, एक जान की कीमत शायद, एक इंसान की कीमत शायद किसान या सबसे बड़ी होती है। इस तरह की अगर एक मैसेज बाहर जाएगा कि वो दुश्मन है, उसके आप क्यों गए, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इससे एक नेगेटिव मैसेज आंदोलन के लिए भी जाता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसान ये लाइन नहीं खींचता। देखिए, किसानों की दुश्मनियां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, और जिससे खानदानी दुश्मनी भी होती है, उसका किसान बर्थडे पे नहीं जाता, उसकी शादी पे नहीं जाता। लेकिन जब गमी का मौका आता है, घर में मौत हो जाए, तो अपने दुश्मन के घर जाके भी बैठता है 2 मिनट। ये इस देश के किसान का सहज स्वभाव रहा है, और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन भी किसानों से सीखेगा। हम एक सार्थक संवाद शुरू करेंगे। अगर मैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं, अगर उनके प्रति उनके परिवार के प्रति सहानुभूति और संवेदना रखता हूं, तो उतनी सहानुभूति मेरी अपने उन साथियों के साथ भी होनी चाहिए जिन्होंने मुझे सस्पेंड करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि उनसे भी एक सार्थक संवाद हो सकता है। आंदोलन मजबूत रहे, आंदोलन की एकता बनी रहे, तो इस सब संवाद के लिए समय मिलेगा और संवाद आगे बढ़ेगा। उम्मीद है योगेंद्र, जैसे आप कह रहे हैं कि इतना सब में समझ होनी चाहिए, इतना कम से कम टॉलरेंस होनी चाहिए, ये आपके जो साथी हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि किसी भी व्यक्ति की जिस तरीके से जो वहां पर हुआ उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो बिल्कुल एक हत्याकांड था, लेकिन उसके बाद की घटना भी उतनी ही निंदनीय थी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस तरीके की परिस्थितियां रही, और आपको अब आगे सस्पेंशन का समय जो होगा, आप आगे किस तरीके से उसे गुजारने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। योगेंद्र यादव की बात आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि क्यों उनको वहां से सस्पेंड करा गया और अब आगे क्या इसका पूरा कार्यक्रम रहेगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त मुंबई से, सीधे आपको लिए चलता हूं वहां पर। अनन्या पांडे से जो पूछताछ चल रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, वो अभी भी जारी है। करीब 4.5 घंटे से अनन्या एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं। ड्रग्स केस में अनन्या से पूछताछ कर रहे हैं समीर वानखेड़े, हमें बताया गया, खुद पूछताछ कर रहे हैं इस वक्त। और ये जो पूरा मामला है, ये आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ मामला है, जिस ड्रग्स केस में उनको पकड़ा गया था। कल भी 2 घंटे की पूछताछ हुई थी अनन्या पांडे से, उनके पिता चंकी पांडे उनके साथ आए थे। अब पिछले 4.5 घंटे से लगातार अनन्या पांडे से पूछताछ चल रही है। क्या गांजा अरेंज हो सकता है? हाँ, मैं अरेंज कर सकती हूँ।
एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आती है व्हाट्सएप चैट्स को लेकर, जो कि अनन्या और आर्यन के बीच हुई थी, जहां पर आर्यन अनन्या से गांजा सप्लाई करने की बात करते हैं, उन्हें डिमांड करते हैं और अनन्या भी वो सप्लाई करने के लिए हामी भरती है। लेकिन इन व्हाट्सएप चैट से कई सारे अहम सवाल खड़े होते हैं। क्या अनन्या ड्रग्स सप्लाई करती है? क्या आर्यन को अनन्या ने ड्रग्स दिया है? लेकिन इस चैट से जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर अनन्या का जवाब एनसीबी के दावों से बिल्कुल इतर है। सूत्रों के मुताबिक अनन्या से जब एनसीबी ने इस चैट के बारे में पूछा तो अनन्या ने कहा, आर्यन से ड्रग्स के बारे में बात नहीं की, चैट में सिगरेट की बात हो रही थी। ये चैट बहुत पुरानी है, इस चैट के बारे में ज्यादा कुछ याद भी नहीं है। मैंने कभी कोई ड्रग्स नहीं लिया। हालांकि अनन्या का दावा है कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स लिया ही नहीं, लेकिन एनसीबी अनन्या से आगे और पूछताछ करना चाहती है, इसीलिए दूसरे दिन भी उन्हें बुलाया गया। लेकिन इस बीच इस केस में एक और गिरफ्तारी हो गई। आज अनन्या से अकेले पूछताछ नहीं की जा रही। दरअसल बीती रात एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। 24 साल के इस ड्रग पेडलर का नाम आर्यन और अनन्या के चैट से सामने आया, जिसके बाद एनसीबी अनन्या और ड्रग पेडलर को साथ बिठाकर पूछताछ कर रही है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक जिस ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया गया है उसके पास से कुछ ड्रग्स की क्वांटिटी को बरामद भी किया गया था। साथ ही साथ इस ड्रग पेडलर को बॉलीवुड का एक बड़ा अहम ड्रग पेडलर बताया जा रहा है। बता दें कि ड्रग पेडलर से क्रूज ड्रग मामले में भी पूछताछ होगी। साथ ही साथ उसका कनेक्शन आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ भी जोड़ा जा रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में तार जुड़ते ही जा रहे हैं। इधर आर्यन की जमानत याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। अनन्या से दूसरे दिन पूछताछ हुई। अब सवाल ये है कि अगला नंबर किसका है? सिद्धांत मिश्रा के साथ शिवानी मिश्रा, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूं। इस वक्त एनसीबी के दफ्तर में अनन्या की पूछताछ खत्म हो गई है, बाहर निकलने वाली हैं, ये हमें बताया जा रहा है। अनन्या पांडे की पूछताछ आज के लिए कम से कम खत्म हो गई है। आप तस्वीरें दिखाएंगे आपको अनन्या पांडे की वहां से बाहर निकलने की तस्वीरें। एनसीबी के दफ्तर में लगातार दूसरे दिन उनसे पूछताछ जारी है। आप देख सकते हैं अनन्या पांडे करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकल रही हैं। मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा है वहां पर। शिवानी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, दर्शकों को बताइए क्या हो रहा है इस वक्त? अनन्या बाहर निकलती दिखाई पड़ रही हैं, चंकी पांडे भी साथ में। देखिए यहाँ पर अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ बाहर आई हैं। अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ यहाँ पर बाहर आई हैं। 4 घंटे पूरी ये जो क्वेश्चनिंग है यहाँ पर आपको बता दें कि चल रही है। आप देख पाएंगे कि कल भी कुछ इसी लिबास में यहाँ पर वो पहुंची थी और आज भी वही हाल है। और न्यूज़पेपर से कांच को फिलहाल आज यहाँ पर भले कवर किया गया हो, लेकिन 4 घंटे की पूछताछ आज, 2 घंटे की पूछताछ कल के दिन, कुल मिलाकर 6 घंटे की एनसीबी ऑफिशियल्स द्वारा यहाँ पर पूछताछ आप देख पाएंगे हुई है अनन्या के साथ, जहाँ पर अनन्या अपने पिता के साथ दोबारा यहां से लौटती हुई एनसीबी के दफ्तर से। कल भी 2 घंटे की पूछताछ हुई थी। हालांकि चंकी पांडे, उनके जो पिता हैं, वो इंट्रोगेशन रूम के अंदर नहीं थे, वो बाहर इंतजार कर रहे थे और आज भी उनका हाल कुछ वैसा ही था। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के दौरान भी चंकी पांडे जो थे वो बाहर रुके हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे। और 4 घंटे पूरे जहां पर आज अनन्या का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि कल दोपहर 2 बजे उन्हें बुलाया गया था, जहां पर वो 4 बजे आई और 6:15 बजे वो यहाँ से निकली। वहीं अगर आज की बात की जाए तो उन्हें 11 बजे के लिए तलब किया गया था, लेकिन यहाँ पर अनन्या 2:30 बजे के करीब पहुंची थी और यहाँ पर फिलहाल 6:15 बजे के करीब वो दोबारा आज यहाँ से अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके निकल रही है। शिवानी, आज लगता है पूरी तैयारी से आई हैं कि आप लोगों को विजुअल्स ना मिल जाएं। आज पूरे अखबार गाड़ियों पे अखबार लगा कर आए गए कल, क्योंकि बहुत सारा मीडिया का जमावड़ा था, तो आज पूरी तैयारी से आई हैं। जी बिल्कुल, देखिए अक्सर ऐसे केसेस में हमने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है। इसके पहले भी जब पिछले साल यहाँ रिया चक्रवर्ती की बात हो रही थी, कई और भी सेलिब्रिटीज आ रहे थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती जो थी खास तौर पर, वो उनका आना यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में होता था, काफी ज्यादा दिनों के लिए आती थी। तो उनके भी कांच के जो शीशे थे वो जनरली न्यूज़पेपर से कवर थे, ताकि उनकी जो ज्यादा झलके हैं वो ना मिले। और आज भी अनन्या के साथ कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। कल उन्होंने देखा कि देश की मीडिया किस तरह से उनसे जवाब चाहती है, सवाल पूछ रही थी उनके कनेक्शंस को लेकर, व्हाट्सएप चैट्स को लेकर, जिस पर
अनन्या ने एनसीबी को साफ कहा कि वो उन्होंने कभी भी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, लेकिन आज भी 4 घंटे की क्वेश्चनिंग, जाहिर सी बात है अनन्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि मीडिया की, देश की पूरी नजर उन पर होगी, उनसे सवालों के जवाब हर कोई फिलहाल जानना चाहता है कि वो एनसीबी के सामने किन चीजों की खुलासे को सामने लेकर आ रही हैं। तो आज उनके शीशों पर जो है भले ही न्यूज़पेपर लगा हो, लेकिन अनन्या और उनके पिता चंकी एक साथ आए थे। बिल्कुल। कहीं देख पाएंगे कि चंकी पांडे जो हैं वो अपनी बेटी का सपोर्ट सिस्टम बनते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शिवानी बने रही हमारे साथ। सिद्धांत के पास भी लिए चलता हूं आपको। सिद्धांत, लगातार एनसीबी के सूत्रों से इस पूरी खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सिद्धांत, ऐसा जो एक, जिसको अगर मैं कहूं मीडिया तमाशा है, वो हमने पहले भी देखा था सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, जब एनसीबी ने कई सारे स्टार्स को बुलाया था। निकल के क्या आया, ये क्या कह रहे हैं सूत्र आपके, या फिर अभी सिर्फ व्हाट्सएप चैट जो है उन्हीं पर हवाबाजी चल रही है? देखिए अंकित, बहुत ही लाजमी सवाल है, और ये गलती क्योंकि रिया चक्रवर्ती केस में एनसीबी कर चुकी है। यही वजह है कि इस बार व्हाट्सएप चैट्स के साथ एनसीबी की पूरी कोशिश है कि कुछ और मटेरियल भी एविडेंस के तौर पे मिले, जिसके बाद कोरोबोरेट करके इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाया जाए। यही वजह है कि अनन्या पांडे को कल भी बुलाया गया और आज भी बुलाया गया। अंकित, सवाल सीधा थे एनसीबी के कि आर्यन खान से आपने ड्रग्स की चैट की है, आपने उनको बोला है कि मैं आपके लिए ड्रग्स अरेंज करूंगी, क्या वो ड्रग्स अरेंज किए गए, क्या ये पहला मौका था, क्या आर्यन खान इससे पहले भी ड्रग्स ले चुके, क्या आप लोग साथ में ड्रग्स लेते थे, आपके पेडलर कौन है? इस तरह के तमाम जो सवाल है वो एनसीबी ने उनसे पूछे। साथ ही साथ उनको चैट्स भी दिखाए गए। हालांकि अनन्या ज्यादातर मौकों पे सवालों से बचती दिखी। उन्होंने कहा उन्हें ज्यादा याद नहीं है, पुरानी बातें हैं। कई जगह उन्होंने सिगरेट का भी हवाला दिया। इस तरह की तमाम बातें अनन्या की ओर से कही गई एनसीबी द्वारा। एनसीबी ये भी बता रही है कि वो संतुष्ट पूर्ण रूप से नहीं है अनन्या के स्टेटमेंट से। पर अंकित, ये एक लीगल प्रोसीजर है क्योंकि चैट्स कोर्ट के सामने है, इसलिए कल को जब चार्जशीट एनसीबी लगाएगी तो उसमें चैट्स दिखाने पड़ेंगे एनसीबी को, क्योंकि उन्होंने इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस बताया है केस का, इंग्रेडिएंट बताया है केस का, जो कि ये साबित करता है कि एक कार्टेल है। तो इस वजह से जितने भी लोगों के साथ आर्यन खान के चैट्स हैं, उन तमाम लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। और मुझे जो बताया जा रहा है अंकित, इसी प्रक्रिया के तहत अनन्या का भी बयान दर्ज किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ विटनेस के तौर पे बयान दर्ज किया गया है तो अनन्या का लैपटॉप, फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्यों सीज किए गए? क्या एनसीबी यहां से जांच को दूसरी दिशा भी देना चाहती है? हाँ। क्या उससे जो डेटा निकलेगा उसके आधार पर जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो हम जब कभी भी एनसीबी से के अधिकारियों से मिलेंगे तो उनसे जरूर पूछेंगे। पर अभी हमारे पास जो तस्वीर है वो साफ नहीं है इन तमाम पहलुओं पर। शिवानी, क्या दोबारा बुलाया गया अनन्या को? कल भी बुलाया गया था, आज दोबारा बुलाया गया है, तो कल क्या फिर उनकी पूछताछ हो सकती है उनसे दोबारा? देखिए, फिलहाल एनसीबी से आधिकारिक तौर पर यह बात नहीं बताई गई है कि अनन्या को दोबारा समन भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए हैं, लेकिन 6 घंटे की पूरी पूछताछ, कल के 2 घंटे और आज के 4 घंटे मिलाकर 6 घंटे की पूछताछ होती है, जिसमें जिस तरह से सिद्धांत जिक्र कर रहे थे कि व्हाट्सएप चैट्स उन्हें दिखाई गई, उसके आधार पर पूछताछ हुई। लेकिन आपको एक और गौर फरमाने वाली बात यहाँ पर यह होती है कि कल रात में भी जिस ड्रग पेडलर को डिटेन किया गया था, उनका कनेक्शन जो है वो भी आर्यन और अनन्या के साथ बताया जा रहा है, जिसको लेकर भी अहम सवाल जवाब अनन्या से हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर एनसीबी सेटिस्फाइड नहीं होगी अनन्या के सवालों और सारे जवाबों से, तो उन्हें दोबारा तलब किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, सिद्धांत, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो अनन्या पांडे फिलहाल आज के लिए तो वहां से बाहर निकल गई हैं। दोबारा क्या बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा और किस को बुलाया जाएगा, इसकी लेके सारी जानकारी टाइम्स ऑफ भारत पर आपके लेकर आते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लोकतंत्र के साथ जुड़े रहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी की। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार वहां पर है उसमें मंत्री हैं, इनका नाम है उपेंद्र तिवारी। उत्तर प्रदेश की सरकार में अच्छी पैठ रखते हैं, बोलने में माहिर हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने जो कहा उसे सुनकर आप हंसेंगे भी और मुझे लगता है कि थोड़ा रो भी पड़ेंगे। आपको हंसी इस वजह से आएगी क्योंकि जो इनका अर्थशास्त्र है उसको अगर आप, उनका जो ज्ञान है उसको अगर आप उसका ज्ञान सुनेंगे तो इन्होंने कहा कि इस देश में 95% लोगों को पेट्रोल की कीमतों से कोई मतलब ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि आप जब सुबह पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना और भगवान का नाम लेके जो 200 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद पूरे रास्ते ही सोचते जाते हैं कि दोबारा जेब में पैसा है ही नहीं पेट्रोल डलवाने के लिए, उसका इनको लगता है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सवाल यह है कि मंत्री जी
किसके जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि शायद मंत्री जी को जो सरकारी खर्चे पे पेट्रोल मिलता है उनको तो इसका समझ में आता नहीं। आप इनका थोड़ा अर्थशास्त्र का ज्ञान जो है आपके लिए समझ लीजिए। कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी वैसे तो हिंदी से ग्रेजुएट हैं, लेकिन ज्ञान अर्थशास्त्र का देते हैं। आजकल विकास और अर्थशास्त्र से जुड़े हुए सारे सिद्धांत मंत्री उपेंद्र तिवारी के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ दे रही है। विपक्ष मुद्दा विहीन है और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है। मंत्री जी के अर्थशास्त्र के ज्ञान पर अभी हंसी थाम कर बैठिए, आगे और भी हंसने का मौका मिलेगा। पहले मंत्री जी को जान लीजिए, फिर उनकी बातों को विस्तार से जानेंगे। उपेंद्र तिवारी फेफना बलिया उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, हिंदी से ग्रेजुएट हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में खेल युवा कल्याण व पंचायती राज मंत्री हैं। ये तो दुनिया जानती है कि अर्थशास्त्र को समझना मुश्किल है और जनता को समझाना हो तो उससे भी मुश्किल है, लेकिन इसी के साथ राजनीति भी करनी हो तो कॉकटेल हो जाता है। ज्ञान और सियासत के बीच में अर्थशास्त्र का गला घुट जाता है, महंगाई इस ज्ञान तले दबकर छटपटा जाती है। पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच बड़ा गहरा संबंध होता है। उपेंद्र तिवारी ने इसे फिर से सच साबित किया है। यही होती है सियासी मजबूरी। उपेंद्र तिवारी ने अपने ज्ञान का पूरा पिटारा खोल दिया है। मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया है। घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है। मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। एक तो महंगाई का अत्याचार, ऊपर से मुफ्त का ऐसा प्रचार, लगे हाथ मंत्री जी के इकोनॉमिक्स नॉलेज की सच्चाई का लिटमस टेस्ट भी हो गया। जिस पेट्रोल की कीमत को विकास और तरक्की से जोड़कर उपेंद्र तिवारी अपना ज्ञान उड़ेल रहे हैं, वो असल में सिर्फ खोखला दावा है। पेट्रोल की कीमत तो इतनी बढ़ी है, जनता त्राहिमाम कर रही है। साल 2014 में जो पेट्रोल 72 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था, वो 2021 में 107 रुपए मिल रहा है। डीजल जो 55 रुपए के हिसाब से मिल रहा था, वो अब लगभग 96 रुपए मिल रहा है। 2014 से लेकर अक्टूबर 2021 तक पेट्रोल लगभग 34 रुपए 46 पैसा महंगा हुआ है, जबकि डीजल 40 रुपए 71 पैसा महंगा हो गया है। देश में प्रति व्यक्ति आय को लेकर जो हिसाब किताब उपेंद्र तिवारी बता रहे हैं, उसकी सच्चाई भी बहुत कड़वी है। 7 साल पीछे की बात तो छोड़िए, 1 साल पहले का ही पन्ना पलटते हैं। साल 2019-20 में 1,34,226 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी, जो 2020-21 में घटकर 1,26,968 रुपए पर आ गई है। एक साल में प्रति व्यक्ति आय में 5% की कमी हुई है और अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक पेट्रोल की कीमतों में 54% की बढ़ोतरी हुई। कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। उपेंद्र तिवारी साल 2012 से उत्तर प्रदेश में विधायक हैं, मतलब सरकारी खर्च पर चलते हैं। पेट्रोल डीजल का खर्च सरकारी, गाड़ी सरकारी, ड्राइवर सरकारी, और जब सब फ्री में मिले तो जनता का दर्द वैसे भी महसूस नहीं होता है। 4 व्हीलर गाड़ियों की संख्या देश में अभी 30 करोड़ से ज्यादा है, जबकि उपेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि देश में 5% लोगों को ही पेट्रोल की जरूरत होती है। देश की कुल आबादी 130 करोड़ है। देश में 4 व्हीलर गाड़ी 30 करोड़ के आसपास है। ऐसे में यह आंकड़ा 23% के आसपास जाता है। पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी बोलना और सच का सामना करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। महंगाई और आर्थिक हालात दोनों की सच्चाई जनता को मालूम है। मालूम तो मंत्री उपेंद्र तिवारी को भी होगा, लेकिन यही सियासत है। आजकल मंत्री जी जनता को गुमराह करना अपना सियासी सिद्धांत समझ बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब बताइए,
ऐसे मंत्री जी का ज्ञान आपको आया समझ में, आपको जरूरत ही नहीं है। मतलब जो भी दिक्कत है उसके बारे में बात नहीं करना, मानना नहीं, ठीक नहीं करना, यही कह देना कि आपको वो मर्जी नहीं है। मंत्री जी के इस बयान पर आम जनता से हमने बात की। हमने सोचा कि उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनको क्या लगता है कि मंत्री जी का ये जो दिव्य ज्ञान है उसके बारे में जनता को क्या लगता है। 5 लीटर पेट्रोल नहीं आ रहा है, अगर उनको पता हो, और वो सरकारी गाड़ी से चलते हैं, उनका परिवार सरकारी गाड़ी से चलता होगा, उनको नहीं ना डलवाना पड़ रहा है। हर गरीब भी इस्तेमाल कर रहा है, अमीर भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको देख करके उनको करना चाहिए ना। रेट क्या है, अब वो किस भाषा से, किस दिमाग से बोल रहे हैं वही समझ सकते हैं ना। भाई मिनिस्टर हैं, अब उनकी हमारी तुलना करना बेकार है। सरासर गलत बयानी कर रहे हैं वो। जनता पूरा इस्तेमाल कर रही है पेट्रोल का, जाना आना कहीं बंद नहीं हुआ है। बस यही है कि वो लोग सरकारी लोग हैं, उनको डीजल पेट्रोल कितना पड़ता है ये भी नहीं पता होगा। उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल का जो यूज होता है वो किसान करता है। उन्होंने किसी का अपमान किया हो ना किया हो, उन्होंने किसान को और जो बेचारे मेहनत करने वाले लोग हैं उनको ये गाली दिया है एक तरह से। इनको तत्काल प्रभाव से जो है कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए। कई बार शर्म भी आती है कि ऐसे लोग आकर सीधे सीधे कह देते हैं कि जनता का दुख ही नहीं है। चलिए एक और मंत्री जी हैं, उनके बारे में भी बात करता हूं, पर वो बताने से पहले आज मशहूर शायर अदम गोंडवी साहब की जयंती है। उन्होंने जो अगली खबर मैं बताने जा रहा हूं उस पे उन्होंने एक मशहूर शेर है, उसको आपको सुनाऊंगा तो उससे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि खबर का मेरा